रेलवे ओवरब्रिज और यात्री ट्रेनों का परिचालन जल्द होगा शुरू। सांसद ढाल सिंह बिसेन से ईएमएस टीवी की खास बातचीत। प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी को अतिक्रमण से लगा ग्रहण। सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं न होने से निवास करने कतरा रहे पीएम आवास के दर्जनों हितग्राही। अनुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात नियमों की दी जानकारी। नूतन कला निकेतन के कलाकारों ने दी प्रस्तुति। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। बालाघाट में जल्द ही रेल सुविधाओं को बढ़ाने का काम किया जाएगा। साथ ही रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए सरेखा में ओवरब्रिज का काम शुरू करने का रास्ता खुल गया है। सांसद ढाल सिंह बिसेन ने ईएमएस टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार से मिलने वाली राशि का आवंटन आगामी बजट में किया जा रहा है, जिसके बाद जल्द ठेकेदार के लिए वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। रूट चालू हो गया है, मालगाड़ी काफ़ी निकल रही है, बहुत लंबी गाड़ी रहती है, आए दिन ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो ये समस्या कब तक निपट पाएगी, क्या स्थिति है? कल यदि ओवरब्रिज सेंक्शन भी हो जाएगा जी, तो भी बनने को 2 साल तो कम से कम लगेंगे जी। तो अभी स्वीकृति की स्थिति में है पुल। जी, मध्य प्रदेश सरकार का जो 50% की स्वीकृति का मामला है, जी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बजट में हमको पैसा मिल जाएगा। भारत सरकार का पैसा तो स्वीकृत है, अब केवल हमको मध्य प्रदेश सरकार से जो 50% का एक जो सरेखा ब्रिज है तो उसकी स्वीकृति उम्मीद है कि इस बजट में हो जाएगी। तो जैसी हो जाएगी तो उसके बाद टेंडर प्रक्रिया होगी, टेंडर होगा, टेंडर मिलेगा, बनेगा। तो अब ऐसा तो है ही नहीं कि आज सब हुआ और 2 महीने के अंदर में क्लियर हो जाएगा। तो तय मान के चलिए कि कोई बहुत अच्छा ठेकेदार मिल गया तो कम से कम स्वीकृति दिनांक से लेकर के भी उसको बनने को 1 साल तो कम से कम वो लगा ही देगा। तो इतना तो मान के चलिए कि 1.5-2 साल के बीच तक तो समस्या रहेगी। और इसीलिए हम इस समस्या का निदान के लिए जो डेंजर रोड का मैं अनेक बार उल्लेख कर चुका हूँ कि यदि हमने डेंजर रोड का निर्माण यथाशीघ्र करा लिया, यदि बीच में सारा अटकाव भटकाव नहीं आया होता, तो यदि ये करा लेंगे तो ये मान के चलिए कि समस्या बहुत जल्दी हमारे लिए हल हो जाएगी। हम मान के चलते हैं कि इस डेंजर रोड की समस्या का भी निराकरण करने में लगभग हमने कर दिया है। अब जो आगे का छोटा मोटा प्रोसेस है, अभी आपने देखा होगा कि लगभग उसका भी मार्किंग का काम प्रारंभ हो गया है। जैसी मार्किंग होगी उसके जितने पेड़ कटना होगा, पेड़ कटने की प्रक्रिया होगी और फिर जो पैसा लगभग 3-3.5 करोड़ हमको चाहिए वो ऑलरेडी पैसा अपने पास है। उस पैसे से सड़क बनाने का काम प्रारंभ होगा। तो कोशिश होगी कि हम 3-4 महीने के अंदर कोशिश करें कि उस सड़क को हम कितना पूरा कर सकते हैं। सांसद जी, दूसरी समस्या से फिलहाल आ रही है, जो रूट तो चालू हो गया है, केवल स्पेशल ट्रेन आ रही है जबलपुर से जोड़ने वाली गोंदिया और नागपुर, जो अन्य ट्रेनें कब तक संभावना चालू होने की लोग बड़े देखिए उम्मीद केवल हमारी अकेली समस्या नहीं, ये पूरे भारत की समस्या है। कोविड के कारण से सारी ट्रेनों का संचालन बंद किया गया है। अब धीरे धीरे लगभग कोविड के इंजेक्शन लगने का काम प्रारंभ हो गया है। अब उस हिसाब से इसकी भी गति बढ़ेगी और मैं मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि वो 1 मार्च से भी कर दें, हो सकता है वो अप्रैल तक भी चले जाए। तो जहाँ जहाँ जैसा शेड्यूलिंग करते चले जाएंगे, मान के चल रहे हैं कि हम कि बहुत जल्दी ट्रेनों का आवागमन भी प्रारंभ होगा। ये भी तय है कि जनता को बहुत तकलीफ है, ये भी हम समझ रहे हैं, पर जैसे ही सारा शेड्यूलिंग होगा उसके शेड्यूलिंग के हिसाब से सारी ट्रेनों का संचालन भी प्रारंभ होगा। इसमें पैसेंजर ट्रेनें भी चलेंगी कटंगी और गोंदिया के बीच में? अभी तो बिल्कुल चलेंगी। मैंने कहा ना कि जैसे जैसा कोविड का सारा मामला निपटते चले जाएगा तो वैसी वैसी सारी ट्रेनों का संचालन भी बढ़ते चला जाएगा। ये फिलहाल अभी जो जबलपुर से नागपुर के लिए पश्चिम मध्य रेलवे जोन जीएम ने बोला था कि पूरी तैयारी हो गई, केवल रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलना है। तो रेलवे बोर्ड से मंजूरी दिलाने के लिए आप क्या प्रयास करें? रेलवे बोर्ड को हम लिख चुके हैं। रेलवे बोर्ड मंजूरी तब देता है कि रेलवे बोर्ड को भी अलग अलग स्टेट जैसे जैसे अनुमति दे रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सबका कोऑर्डिनेशन के बाद ही अनुमति होती है। अब आपने देखा कि यदि किसी प्रांत ने, अभी आप देखिए कि हवाई जहाज़ में आप जा रहे हो तो नागपुर में हर उतरने वाले व्यक्ति का फार्म भराया जाता है कि तुम्हें कोविड तो नहीं है, या आपकी 24 घंटे 48 घंटे की रिपोर्ट मांगी जाती जाने के पहले। तो अभी खतरा समाप्त नहीं हुआ है जी, अभी खतरा समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए यदि हमने एकदम से सारे ट्रेनों का यदि हमने संचालन तेज़ी के साथ प्रारंभ कर दिया गया, तो जो मेरी अपनी बात है, जो मैं अपना विचार कह रहा हूँ, यदि सारा कर दिया अगर फिर जो कि तो स्थिति हो गई तो फिर हमें उभरने में टाइम लगेगा। तो जब हमने साल भर इंतज़ार किया है तो थोड़ा इंतज़ार और कर लें कि ताकि कंफर्टेबल ढंग से हम यात्रा करा सकें।
दूसरा भी एक फिलहाल समस्या आ रही है, मध्य प्रदेश के शहर बालाघाट में 100 रुपये पार पेट्रोल कर गया है डीजल। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत समस्या है, लोग परेशान है काफ़ी। देखिए, विपक्ष का आरोप है कि भाजपा लगातार उसको रेट बढ़ा रही, कम नहीं करी महंगाई। एक अकेले केवल पेट्रोल का विषय नहीं है, और आप ये भी जान रहे हैं कि पेट्रोल कोई हमारे देश से नहीं आता, और हमको विकास के कामों के लिए पैसा भी चाहिए होता है। ठीक है, बाकी अन्य देशों ने, यदि मेरा अपना विचार है जिसको मैं आपसे कह रहा हूँ, जो प्रश्न कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए सेस लगाया 4 रुपये पेट्रोल पे और 2.5 रुपये डीजल के ऊपर। अब ये सेस लगाया तो ये पैसा आया, और सरकार ने अपनी आमदनी को कम किया, और इस सेस से जो भी पैसा आएगा वो जनता को देगा। तो सामान्य तौर पे आप देखते हो कि जैसे, शायद उदाहरण अच्छा नहीं होगा, हम कहते हैं साहब शराब पे 100 गुना, 2 गुना, 300 गुना कर दो। क्यों? कि इससे सरकार को उसको नुकसान है, तो आप नहीं पिएंगे तो उसके रेट बढ़ाते चले। उसके बाद भी क्या पीने वालों की कमी आई क्या? तम्बाकू गुटखा पे इतना कर दिया, आई क्या? तो यानी इसलिए कि यदि हम कोशिश से करें कि ठीक है महंगा हो गया तो हम अपने बजट को संतुलित करें, ठीक है, जिसको आवश्यक है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सरकार के सामने भी समस्याएं हैं। एक तरफ हम पूरा विकास भी चाहते हैं, और दूसरे तरफ हम पैसा भी, हमारे को सुविधा भी चाहते हैं। अभी आपकी जब सड़कें बनती तो टोल लगता है, तो लोग कहते हैं साहब टोल क्यों लगा दिया आपने? तो साहब आप देखिए कि 4 घंटा 5 घंटा की यात्रा हमारी 2 घंटे में हो जाती है। जितनी टूट फूट पे पैसा खर्च होता है वो पैसा हमारा बच जाता है, जितना समय हमारा दुगना जाता है वो बच जाता है। तो जब हम अच्छी सड़कें चाहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जेब का कुछ पैसा जाता है। तो अभी हम विकासशील देश में हमारी गिनती है, तो चूँकि पेट्रोल बाहर से आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, और हमको सब विकास के लिए भी पैसा चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देना पड़ा। अब आप देखिए कि जितना पेट्रोल और डीजल पे लोगों ने खर्च करना कम कर दिया क्या? आदमी को यदि जरा से दूर 1 फरलांग भी जाना तो मोटरसाइकिल से जा रहा है। क्या हम इसकी जगह कि हम इस देश की समस्या को समझते हुए हम कितना डीजल और पेट्रोल की खुद की खपत को कम करके बचत करें? जैसा बिजली में हम कहते हैं कि बिजली का कम उपयोग ही हमारी, उसकी बचत ही हमारी जो है उसकी उपलब्धि रहेगी कि हमने बचत कर ली या उसका उत्पादन हमने कर लिया। तो जिस तरह से हम बिजली का कम उत्पादन करके, बिजली का कम खपत करके बिजली को बचाने, क्योंकि उतनी उत्पादित हो रही है, तो इस तरह तो आप देखिए कि कहाँ हम 100 और 200 वाट के बल्ब जलाते थे, या 3 वाट, 5 वाट, 8 वाट, 18 वाट ऐसे बल्ब जला करके बिजली की बचत कर रहे हैं। तो ऐसा ही क्या हम पेट्रोल का कम से कम खर्च करें और कम खर्च करके सरकार की मदद करें। प्रत्येक गरीब मजदूर का एक सपना होता है कि अन्य स्वयं का घर हो, और उसी मंशा पर सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास योजना के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। वहीं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों का डिजिटल ढंग से वर्चुअल लोकार्पण भी निरंतर किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं विधानसभा बालाघाट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लालबर्रा की पांडरवानी पंचायत की, आमाटोला की, जहां लगभग 2 वर्ष पूर्व 15-20 हितग्राहियों के लिए तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी का निर्माण कराया गया था। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दर्जनों हितग्राहियों के मकान तो निर्माण हो गए, लेकिन मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण उक्त आवासों पर निवास नहीं कर पा रहे। यहाँ पे ये रोड नहीं रहने के कारण से यहाँ पे लोग रहना नहीं चाह रहे। सब मकान बन चुका है, यहाँ बन चुका है मकान शासन की योजना के तहत में। हाँ, इसलिए है कि नल है ना, यहाँ कोई सुविधा है नाली है। किस कारण से हो रहा है ये सब? ये कारण हो रहा है कि यहाँ पे जगह रहने के लिए इंदिरावास में दिए हैं अपन ने। नहीं तो जैसे यहाँ पे रोड तो है, यहाँ रोड पे अगर रह जाए, बनना चालू हो जाए तो यहाँ रहना चालू हो जाएंगे लोग। अच्छा, जैसे ये आपका सीधा यहाँ से जो गया है, तो ये जो बीच में जो भवन बना है, मकान ये किसका मकान है? मुसलमान का है। तो ये मतलब कैसा बना है? मतलब अतिक्रमण में है क्या है ये? अतिक्रमण में तो था, बल्कि 13 फीट का रोड है। अच्छा, दीवार से ये दीवार तक के अरे बीच में 13 फीट की रोड बनना चाहिए। 13 फीट का बनना चाहिए। ये मकान किस योजना के तहत बनी है आपकी? ये प्रधानमंत्री योजना के तहत बना सर। तो ये बताइए, यहाँ सड़क है या नहीं है, नाली है? नहीं, सड़क नाली कुछ नहीं है सर, और खंबे तो लगे हैं, बाकी बिजली वगैरह कुछ नहीं है, और बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से डोगरा भरे रहता है, ना नल है ना नाली है। कब से रह रहे हो आप यहाँ? यहाँ सर हमको धीरे धीरे 3 साल हो गया सर। तो बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही? कुछ समस्या आ रही है? हाँ जी सर, समस्या है ना, ये खंबे लगे, बाकी इसमें कोई नहीं है कनेक्शन ही नहीं है, तो लाइट कहाँ से लेंगे हम? तो वो दर से लिए सर, सामने से लाइट जाए। ये सड़क और नाली नहीं है, तो बारिश होती होगी तो फिर कीचड़ रहता होगा यहाँ? बहुत कीचड़ रहता है सर, यहाँ तक कि सांप बिच्छू घुस जाते हैं, इतनी दिक्कत रहती है। नहीं, जैसे यहाँ पे और भी आवास बनेगा प्रधानमंत्री के, तो वहाँ पे क्यों नहीं रह रहे लोग? ये सर इनकी समस्या ये है कि बोले रोड नाली कुछ नहीं, नल नहीं, सुविधा नहीं है, पानी कहाँ से लाएंगे, नल कहाँ से भरेंगे, रोड नहीं है, डोगरा भर जाता है, इस कारण नहीं रह रहे।
एक्चुअली में जो है ये बात सही है कि वहाँ पर आमाटोला में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार एक प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी का निर्माण किया गया है और वहाँ पर लगभग 15 से 20 मकानों की स्वीकृति भी मिली सभी लोगों। उसके बाद जो है जब जैसे वहाँ मकान का निर्माण चालू हुआ उस कॉलोनी का, तो हमारे आवास के हितग्राहियों ने वहाँ मकान बनाया। मकान बनाने के दौरान एक महिला ने जो है वहाँ पर अतिक्रमण करके बीच सड़क पे अपना मकान बना लिया। अब उस संबंध में हमने तहसील ऑफिस में बार बार पत्र लिखे, लेकिन वो अतिक्रमण नहीं हटा और बीच सड़क में वह मकान होने के कारण जो हितग्राही है वो वहाँ रह नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि बिजली विभाग ने जो है वहाँ पर अपना एक खंभा लगाया है बिजली देने हेतु, लेकिन उस खंभे के ऊपर भी उस अवैध अतिक्रमण का हाइट अधिक होने के कारण बिजली के तार नहीं जा सके। इस कारण लोगों को वहाँ परेशानी गई और आज वहाँ प्रधानमंत्री आवास मिशन के मकान बनने के बाद भी लोग वहाँ पर निवास नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। वैसे ये जवाबदारी राजस्व विभाग की होती है अतिक्रमण हटाना। जिस दिन वहाँ अतिक्रमण हट जाएगा तो ग्राम पंचायत के द्वारा वहाँ पक्की सीमेंट सड़क, नाली, पानी की व्यवस्था वहाँ कर दी जाएगी, लेकिन जो मेन जवाबदारी है वो अतिक्रमण की है, तो अतिक्रमण का कार्य जो है राजस्व विभाग। सड़क सुरक्षा जन जागरूकता माह के तहत लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने सोमवार को नूतन कला निकेतन के बच्चों द्वारा नगर के प्रमुख चौराहों पर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। नाटक के माध्यम से लोगों को वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करना और नशे की हालत में और बिना हेलमेट पहने वाहन नहीं चलाना, वाहन चलाते समय दस्तावेज साथ में रखने सहित अन्य नियमों की जानकारी। अंदाज फिल्म के गीत जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना के बोल के शानदार नाटक की प्रस्तुति के साथ दी गई। इस संबंध में नाटक के निर्देशक अशोक मिश्र ने कहा कि सड़क सुरक्षा माह के तहत पुलिस प्रशासन के निर्देशानुसार हनुमान चौक और कालीपुतली चौक में नाटक की प्रस्तुति दी गई। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रमपुरी निवासी परसराम मानेश्वर की माताजी के 10 क्रिया के लिए सोमवार को कलेक्ट्रेट से परिजन और रिश्तेदार छिंदलई घाट जा रहे थे, तभी मोहगांव जाम समीप स्थित नहर की टर्निंग पर ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट गई और उक्त हादसा घटित हो गया, जिससे ट्रैक्टर में सवार 14 लोग घायल हो गए, जिसमें 4 लोगों को गंभीर चोटें आई है। और कहीं पैर में आज हमारे गांव में एक महिला के 10 क्रिया के लिए गांव से ही छिंदलई घाट तो में जा रहे थे पिंडदान करने। कौन सा परिवार थे? मानेश्वर परिवार से। गाड़ी भी उन्हीं परिवार की गाड़ी थी और उसमें 20-25 लोग बैठे थे। रमपुरी से बस 1.5 किलोमीटर दूरी पर टर्निंग पे ट्रैक्टर पलट गई, जिसमें 10-20 लोग घायल हो गए, जिसमें यहाँ पर 14 लोगों को लाए हैं। तो कारण पता चल पाया किस वजह से ट्रैक्टर पलटी है अभी? अब वो उस समय उपस्थित तो मैं नहीं था, लेकिन कुछ तो कारण बना होगा उसका। टर्निंग ज़्यादा रही होगी या स्पीड ज़्यादा रही होगी गाड़ी की। कहाँ पे हुआ ये? मोगा तालाब के नीचे। तो गंभीर कितने लोग हैं यहाँ? गंभीर 5-6 लोग हैं, जिनको बालाघाट रेफर किया गया, 4 लोगों को भी, और डॉक्टर साहब भी इलाज कर रहे हैं, देख रहे हैं। उनमें जो जैसे सिम्टम्स आते हैं उसके आधार पर उनको और भिजवाया जाएगा बालाघाट। आज ये एक्सीडेंट के कारण 14 लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, जिन्हें किसी की हड्डी फ्रैक्चर लग रही है, किसी को सर में चोटें हैं। तो लगभग 14 पेशेंट में से 5 से 6 पेशेंट को जिला चिकित्सालय बालाघाट रेफर किया। तो बाकी खतरे के बाहर हैं, उन्हें कोई कुछ हायर सेंटर भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो उनका इलाज चल रहा है। बालाघाट जिले की समस्त स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 15 फरवरी से जिला पंचायत बालाघाट से सामने से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, जिसमें जिले की समस्त स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अपनी विभिन्न मांगों का निराकरण करने की प्रशासन से मांग की जा रही है। वहीं जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश स्वयं सहायता समूह संगठन और मध्याह्न भोजन रसोईया महिला संघ ने अनेकों बार अपनी प्रमुख मांगों को लेकर प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन आज तक प्रशासन के द्वारा समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा।
जिसके चलते निश्चितकालीन हड़ताल जारी की गई है। ये तो हमारी रसोइयों की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ज़िले में कम से कम 15,000 महिलाएं रसोइयों का काम करती है, एमडीएम चलाती है। तो उनको माह जुलाई से उनका राशि का भुगतान नहीं हुआ है। कोरोना काल महामारी के समय भी हमारी रसोई बहनों ने पूरा समय दिया है, राशन बांटना, चावल गेहूँ बांटना। उसके पश्चात भी हमने अभी 12 जनवरी को हमने कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया था। उसमें भी श्रीमती हेमलता पंचेश्वर जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में हजारों संख्या में उपस्थित हुई। फिर भी हमें कुछ आश्वासन और संतोषजनक कोई हमें जवाब नहीं मिला। इसलिए हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल 15 फरवरी से निश्चय कर लिया है कि सभी रसोई संगठन मिलकर के हड़ताल करें। बालाघाट नगर की कालीपुतली चौक में आम आदमी पार्टी द्वारा जिला इकाई बालाघाट द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जो महंगाई बढ़ाई जा रही है, पेट्रोल डीजल और अन्य चीजों में लगातार बढ़ाई जा रही है, जिसके विरोध में जिला इकाई बालाघाट द्वारा पुतला दहन किया गया। डायन महंगाई का पुतला दहन किया है। केंद्र सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई है उसके कारण पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। किसान परेशान है, आम नागरिक परेशान है। डीजल के दाम अनाप शनाप बढ़ चुके, पेट्रोल के दाम 100 के लगभग होने लगे। जबकि ये सत्ता में आए नरेंद्र मोदी तो इन्होंने कहा था कि 40 वाला चाहिए। एक 1.25 आँख वाला जो इनके साथ में था, वो 1.25 आँख वाले ने बोला था कि 40 वाली सरकार बनाना है कि 80 वाली बनाना है। लेकिन अभी ये 100 रुपये तक जो चले गया, ऐसी सरकार पूरे देश में चुनी गई है। वो सरकार के खिलाफ हमारा जो आज का प्रदर्शन है, पूरे मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है महंगाई के खिलाफ। उसी तहत में बालाघाट में भी आम आदमी पार्टी का महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन है। इसमें पेट्रोल के दाम अनाप शनाप है, डीजल के दाम अनाप शनाप है, खाने का जो तेल है वो 140 रुपये लीटर मिल रहा है। लगातार जो है आम नागरिक परेशान है, वो वहन नहीं कर पाता, उसका चूल्हा चक्का जो है वो, और डीजल जो है रसोई गैस जो है वो इतनी महंगी हो गई, उससे सब्सिडी भी ख़त्म हो गई। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम आम आदमी पार्टी की तरफ से आम आदमी के लिए आज ये हल्ला बोल कार्यक्रम रखे थे मध्य प्रदेश में। उसी के तहत ये पुतला दहन किया गया है। नरेंद्र मोदी के रहते देश का एक भी निचले तबके से लेकर के ऊपर तक के व्यक्ति सुखी नहीं है। ये रंगा बिल्ला में सिर्फ 2 लोग सुखी हैं, एक अडानी और अंबानी। बाकी ये सरकार जो है अडानी अंबानी की सरकार है, आम आदमी की सरकार नहीं है। इसको बदलने के लिए हम रास्ते पे उतरे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।